नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसी खबर के बारे में जानने के लिए जिसके चलते हो सकता है कि आपके पैसे भी शेयर मार्केट के अंदर गिर गए हों, यानी कि कम हो गए हों। क्या है खबर, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक को कहा है कि वो हाल ही में जो उसकी कमजोरियां चल रही हैं या कमी चल रही है, जिसके चलते आरबीआई उससे खुश नहीं है, उनके चलते वो अब नए ग्राहक नहीं जोड़ सकेगा। इसके चलते मार्केट में अचानक पेटीएम के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। लगभग 13% के आसपास पेटीएम का शेयर गिर गया। स्टॉक में भारी नुकसान हुआ और ये भारी नुकसान निश्चित ही बहुत सारे निवेशकों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। क्या ऐसा हुआ कि आरबीआई ने पेटीएम बैंक से कहा कि वो अब नए ग्राहकों को नहीं जोड़ पाएगा। कब तक नहीं जोड़ पाएगा? हालांकि एक टेम्परेरी बैन होना चाहिए। कारण इसका इसलिए है क्योंकि वर्तमान में इसके साथ में कुछ कंप्लाइंसेस थे, यानी कि इससे कुछ एक्सपेक्ट किया गया था आरबीआई के द्वारा कि बीइंग ए बैंक आपके साथ में कुछ आवश्यकताएं हैं जो आपको कंप्लीट करनी चाहिए। हालांकि उनको कंप्लीट करने में पेटीएम नाकामयाब रहा। इसके चलते आरबीआई ने फर्दर किसी और ग्राहक को जोड़ने से इन्हें इनकार कर दिया है और कहा है कि पुराने ग्राहकों को सही से सर्विस देते रहिए और जो हमने आपसे एक्सपेक्ट किया है उसे पूरा करिए। परिणाम ये निकला कि पेटीएम का जो शेयर है वो बहुत बुरी तरह नीचे आया। 12% से गिर के 685 पर शेयर जो है वो अर्ली मंडे के अंदर आकर के गिर चुका है। अगर हम बात करें तो जिस समय शेयर लॉन्च हुआ था उस समय 2150 रुपए का था, आज ये 685 रुपए का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेटीएम का स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है। पेटीएम के स्टॉक के गिरने के पीछे की कहानी क्या है, क्या चाहता था आरबीआई, आइए मैं अब आपको बताने का प्रयास करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हर कमर्शियल बैंक का सुपरविजन किया जाता है और यदि वो मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ या आरबीआई के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस के साथ सही से कार्य करते हुए नहीं पाए जाते तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इसी वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर सेक्शन 55A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इमीडिएट इफेक्ट से इनके ऊपर ये कस्टमर नए ना जोड़ने का आदेश लागू कर दिया। यानी कि इनसे ये कहा गया कि आपको इस कानून के तहत रोका जा रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि अल्टीमेटली बैंक चाहता क्या था। आरबीआई चाहता था कि इन्हें अपने यहां पर किसी आईटी ऑडिट फर्म को अपॉइंट करना चाहिए ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट कर सके जो कि इसके आईटी सिस्टम्स की हो। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक अभी तक मल्टीपल टाइम कहे जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाया। अब आप जानना चाहेंगे ये आईटी ऑडिट क्या होती है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसे सरल रूप से हम ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप कभी बाजार गए और बाजार जाने के बाद में आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा ये लीजिए, अपने पास में 100 रुपए ले जाओ और बाजार लेकर पहुंच जाओ, कुछ सामान खरीद लाओ। आपने अपनी मन माफिक कुछ चीजें खरीदी और खरीद करके अपने पैसे खर्च करके वापस घर चले आए। आपसे जब घर पर आकर के पिताजी ने हिसाब मांगा कि बताओ बेटा आपने 100 रुपए कहाँ कहाँ खर्च किए, तो जो हिसाब आपने दिया तब पिताजी आपसे बोलते हैं ना कि बेटा ये चीज़ तुमने महंगी खरीद ली, ये पेन 10 रुपए का है ही नहीं, मार्केट में 7 रुपए में मिल जाता, बेटा ये टॉफ़ी तुमने महंगी खरीद ली, उस दुकान वाले ने तुम्हें ठग लिया, ये तुमने पैसा जो सामान खर्च किया हब के हिसाब से ये महंगा है। या फिर आपने ठीक है पैसा तो खर्च कर दिया लेकिन चलिए बताइए किस तरह से किया। फिर आपने गलती से मान लीजिए 100 रुपए के अंदर मात्र 50 ही खर्च किए थे और 50 आप अपनी जेब में दबा के बैठ गए थे। तो आपके पिताजी इस बात को समझ गए कि बच्चा मुझसे चालाकी चल रहा है, इसलिए उन्होंने आपसे हिसाब मांग लिया। एक प्रकार से यह समझिए कि आपने जो पूरा हिसाब अपने पास रखा था वो तो अकाउंटिंग थी। आप अपने पिताजी को बता रहे थे कि साहब मेरा पैसा इतना इतना यहाँ खर्च हो गया है। लेकिन जब पिताजी ने आपसे हिसाब मांगा और आप हिसाब के अंदर जांच के रूप में पिताजी ने हिसाब किया कि बेटा तुम तो बता रहे हो कि ये पेन तुम 50 रुपए का ले आए लेकिन ये तो मार्केट में 10 ही रुपए का है। ये जो पिताजी अब जांच ले रहे हैं आपकी, ये ऑडिट है। मतलब आप ये समझिए कि दुनिया भर के जितने भी अकाउंट्स हैं, आप मान के ऐसे चलिए कि आपके पिताजी
मैं सिंपल सा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं पिताजी का, ताकि आप किसी को भी इससे कनेक्ट कर पाएं। अब एक बैंक का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक बैंक है जो 1000 करोड़ का टर्नओवर करती है, एक बार के लिए ये समझिए। अब उस 1000 करोड़ के टर्नओवर में बैंक से उम्मीद की जाती है कि वो अपने सभी खर्चों को अपने अकाउंट्स में प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखेगी। लेकिन आप नोटिस क्या करते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने में कामयाब नहीं रही, या फिर अकाउंट्स में उसने जो खर्चे बताए थे, उसने बता दिया कि साहब हम चाय पी गए 2 लाख की, तो या फिर उसने बता दिया कि सब समोसे खा गए 6 लाख के। तो ये जो गड़बड़ होती है ना कि इतने का लाख का नुकसान हम इसमें कर गए या फिर यूं कर गए, ये सारी की सारी चीजें इन्हीं की ऑडिटिंग होती है मेरे प्यारे साथियों, हिसाब लगाया जाता है। तो आरबीआई ने कहा कि आपसे मैंने कहा था कि आपकी जो बैंक है ये पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बेस्ड है, यानी डिजिटल बैंकिंग के ऊपर चल रही है। तो हम चाहते हैं कि आपकी जो आईटी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से आप कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, उस आईटी को हमारे साथ ऑडिट करवा दीजिए। ऑडिट करवा दीजिए से मतलब ये हुआ, आप अपनी टेक्नोलॉजी हमें क्रॉस चेक करवाइए कि कितनी सही टेक्नोलॉजी है। और देखिए, ये बात गलत भी नहीं है, ये बात बहुत हद तक सही भी है कि हर व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि जिस बैंक के साथ उसने ट्रांजैक्शन किया हुआ है, उस बैंक के साथ में टेक्नोलॉजी कितनी सेफ एंड सिक्योर है। मान के चलिए, आज मैं जहां तक समझ सकता हूं, आज मेरी क्लास में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, उनके पास पेटीएम में मान के चलिए 150 रुपए तो इस समय भी डाल रखे होंगे उन लोगों ने। तो आपके मन में ये ख्याल तो होगा ना कि यार मेरे 100 रुपए सुरक्षित है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके अकाउंट्स में या इनकी वेबसाइट को कोई हैक कर ले, पैसे काट ले, निकाल ले, है ना। ये जो चीज है यही आपको समझनी चाहिए कि जो आरबीआई है ये कहती है कि मैं आपकी आईटी ऑडिट करना चाहता हूं या चाहती हूं, भैया वो आईटी ऑडिट करा, और ये करवा नहीं पाए, अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेक नहीं करवा पाए। इस आधार पर इनसे कहा जब तक कराओगे नहीं, होल्ड पर डले रहोगे। आरबीआई के द्वारा ये दूसरी बार किया गया है पेटीएम के ऊपर, एक तरह से समझिए कि एक तरह की कार्रवाई। इससे पहले 2018 में नो योर कस्टमर जो ऑप्शन होता है, पेटीएम ने उसके साथ भी कंप्लायंसेस नहीं किए थे, यानी कि उन्हें भी सक्सेसफुली नहीं कर पाया था, जिसके चलते आरबीआई ने उस समय भी रोक लगा दी थी। आपको मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस समय पेटीएम के पास 6 करोड़ बैंक अकाउंट है। आप इससे अंदाजा लगाइए, 6 करोड़ बैंक अकाउंट है। 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वॉलेट बना रखे हैं। अंदाजा लगाइए, देश की आबादी का लगभग 1/5 हिस्सा इसके साथ कनेक्टेड है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, दिसंबर में केवल और केवल दिसंबर भर में इन्होंने 92.6 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन किए। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि इतने नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन हुए, उसमें पैसा कितना ट्रांसफर हुआ वो अलग चीज है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसकी ग्रोथ 160.85% के हिसाब से चल रही है, यानी कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, आपको यहां पर पता होना चाहिए, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ये शेखर शर्मा के द्वारा स्थापित की गई बैंक है। इसमें पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशन है, जिसका शुरुआती कारोबार वर्तमान में 13% की गिरावट दर्ज कर रहा है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा जैसे ही ये न्यूज निकल करके आई, लोगों में अचानक इसके खिलाफ माहौल तय हो गया। मार्केट में भाव गिरता चला गया और इसका जो शेयर है वो 670 या 680 के आसपास तक नीचे गिर करके चला गया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूं। अब होता है ना कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि मार्केट में कई चीजें एक साथ ही सेट हो जाती हैं। कल न्यूज ये आ गई कि शेखर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये न्यूज जैसे ही आई तो भाई साहब लोगों में अचानक हड़कंप मच गया कि विजय शेखर जो हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये न्यूज जैसे ही आई लोगों में एकदम गजब न्यूज हो गई कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि कुछ फ्रॉड हो गया है। तो कल की ये जो न्यूज थी ना कि विजय शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस न्यूज ने आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ लोगों में ये भय बैठा दिया कि भाई बहुत बड़ी घटना हो गई है, लगता है कि पेटीएम बर्बाद हो गया। वास्तविकता क्या थी, विजय शेखर साहब अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और नोएडा के अंदर कोई कमिश्नर की गाड़ी या किसी की गाड़ी जा रही थी, उसके साथ उनकी गाड़ी टकरा गई। बस उनकी गाड़ी टकराने पर वो गाड़ी मतलब टकरा गई, ये रुके नहीं और ये चले गए वहां से गाड़ी दौड़ाते हुए कि भाई ठीक है अभी खामखा पकड़ा जाएगा। तो फिर इनको गिरफ्तार किया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया और तुरंत इनको बेल पर रिहा भी कर दिया गया। हालांकि लोगों में मैसेज तो तुरंत फेक मैसेज जल्दी सर्कुलेट होते हैं ना
कि भाई पता चला कि भाई अंदर ही डल गया, लोगों के मन में ये वहम चला गया कि पता नहीं कोई बहुत तगड़ा पेटीएम ने फ्रॉड कर दिया है, सॉफ्ट बैंक का पैसा लगा हुआ है, चाइना का भी पैसा लगा हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। उस वजह से जनाब इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, है ना। एनीवे, पेटीएम बैंक के बारे में थोड़ा सा आप इतिहास जान लीजिए। 2017 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में बहुत अच्छे से काम कर रही है, आपका पैसा सुरक्षित है, चिंता ना करें। और जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने आईटी कंप्लायंसेस कंप्लीट कर लेगी और आगे से अच्छी सर्विसेज आपको डिजिटल इंडिया के अंदर देती रहेगी। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप 10% नहीं 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर। विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो प्लस सब्सक्रिप्शंस 49,352 में है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 63,000 रुपीज में आप लोगों को दिए जा रहे हैं। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 53,000 रुपए में आपको दिया जा रहा है। यह ऑफर केवल 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में अवेलेबल है। किसी भी प्रकार से आपको अगर कोर्स परचेज करने में कोई दिक्कत आए तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं। आपको इजी ईएमआई फैसिलिटी, 0% इंटरेस्ट रेट के साथ लोन फैसिलिटी एक्सेट्रा अवेलेबल है, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज ही यूज कर लीजिए। 14 से 16 के बीच में सब्सक्रिप्शंस अनअकैडमी के जितने भी हैं सभी के ऊपर इस प्रकार का ऑफ चल रहा है। गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ, यूज माय रेफरल कोड अंकित 10।